मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति के विषय पर अध्ययन करना चाहेंगे या विचार करना चाहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। यह युद्ध मित्र राष्ट्र एवं ध्रुव राष्ट्रों के मध्य हुआ। इस दौरान अमेरिकी विदेश नीति मित्र राष्ट्रों की ओर झुकी हुई थी और मित्र राष्ट्रों की युद्ध में सहायता एवं अंत में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग भी लिया। प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिकी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पृथक्करण की थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी विदेश नीति सक्रिय रूप से विश्व राजनीति में भाग लेने लगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त अमेरिका मित्र राष्ट्रों के सहयोग के रूप में इसका उदय हुआ। उनकी नीति थी कि मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध के दौरान जो संबंध थे, जो मित्रता थी, वह सहयोग था, जो युद्ध के बाद भी बना रहना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने प्रयत्न भी किए, परंतु इसी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रूमैन का उदय हुआ और ट्रूमैन ने सहयोग एवं अनुकूलन की नीति के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सभी मित्र राष्ट्रों के साथ मित्रता को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सहयोगी के रूप में नीति का अनुसरण किया। इसके लिए उन्होंने 12 सूत्रीय कार्यक्रम भी दिया, जिसके तहत सोवियत संघ के साथ सहयोग और बढ़ाने का प्रयास किया। इसका परिणाम था कि 2 वर्ष के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सेना 1,20,00,000 से हटा करके केवल 15 लाख कर दी थी। उनका मानना था कि अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य एवं मित्र राष्ट्रों के मध्य संबंध बने रहने चाहिए, परंतु कुछ समय बाद उनको महसूस होने लगा कि जिस नीति के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका चलना चाहता है, वह नीति वर्तमान परिक्षेत्र में उचित नहीं है। अतः उन्होंने दूसरी नीति का अनुसरण किया, साम्यवाद के अवरोध की। 1946 में अमेरिका के द्वारा साम्यवाद के अवरोध के लिए साम्यवाद को खत्म करने के उद्देश्य से या उसके प्रसार विस्तार को रोकने के उद्देश्य से नीति बनाने का कार्यक्रम जारी किया। इसके तहत उन्होंने ईरान, इराक, तुर्की, जहाँ पर साम्यवाद का प्रसार होने की संभावना बढ़ गई थी, उनको आर्थिक सहायता देने या उनको उभारने का प्रयास करने की ओर काम शुरू किया। उसके उपरांत उनकी नीति आती है ट्रूमैन सिद्धांत की, जो 1947 में आया। इस ट्रूमैन सिद्धांत के तहत उन्होंने निश्चय किया कि मध्य पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें यूनान, तुर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी बनने से बचाने के लिए इन्हें तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए।
इसे हम ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। इस नीति के तहत वही साम्यवाद अवरोध की नीति आती है। ट्रूमैन सिद्धांत एक प्रकार से मुनरो सिद्धांत का एक विस्तृत रूप है। और ये सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की मित्रता को त्यागने का एक विषय भी है। अर्थात स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत के तहत सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक तनाव भरा वातावरण को जन्म देता है। इसके बाद मार्शल योजना को स्वीकार किया गया। इस मार्शल योजना के तहत ये निर्णय लिया गया कि अगर युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है, अगर अमेरिकन नीति के तहत यूरोप का पुनरुद्धार या आर्थिक पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो संपूर्ण यूरोप साम्यवाद की ओर चला जाएगा। अतः साम्यवाद के अवरोधन की नीति के तहत 1947 में पेरिस में 16 यूरोपीय देशों को एक सम्मेलन के रूप में आमंत्रित किया और सहायता के रूप में प्रस्ताव रखा। अतः मार्शल योजना के तहत यूरोप के पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा सैनिक संधियां की 1948 में अमेरिका द्वारा, अर्थात साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका वर्चस्व को स्थापित करने के उद्देश्य से, जिसमें उन्नीस सौ 1949 की प्रमुख संधि नाटो की स्थापना की। उस नाटो को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से इसमें उन राष्ट्रों को सम्मिलित किया जो साम्यवाद के विरोध में यूएसए की नीति का हिस्सा बन सकते हैं। इसके उपरांत 1948-49 में ही अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा 4 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इस 4 सूत्रीय घोषणा कार्यक्रम के अंतर्गत इसका प्रथम लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण समर्थन करना। दूसरा बिंदु आता है विश्व का आर्थिक पुनरुद्धार किया जाए और स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाया जाए, उनको सहायता दी जाए और जो अल्पविकसित राष्ट्र हैं उनके विकास हेतु सहयोग दिया जाए। इसे हम 4 सूत्रीय कार्यक्रम की संज्ञा देते हैं। उसके उपरांत बीच में एक खुला संघर्ष का काल आता है, जहाँ पर अमेरिका की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग भी लिया, जो 1950 से जुलाई 1953 तक चलता रहा। और हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का खुला प्रत्यक्ष नज़ारा हमें इस कोरिया संकट में दिखाई दिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका को कोरिया संकट से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो उसके बाद सत्ता राष्ट्रपति ट्रूमैन से राष्ट्रपति आइजनहावर को आई
और राष्ट्रपति आइजनहावर यहाँ के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया, आइजनहावर सिद्धांत, जिसके तहत उनकी नीति में ये निर्धारित किया गया, जो 1956 में आया, संपूर्ण विश्व में खासकर मध्य पूर्व में ब्रिटेन और फ्रांस के जो प्रभाव रहे थे वो समय के साथ खत्म होते चले गए। और सुएज नहर के संकट के समय इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड के द्वारा मिस्र के ऊपर संयुक्त आक्रमण को ख़त्म कराने में संयुक्त अमेरिका द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु शक्ति शून्यता की स्थिति को भरने का प्रयास भी किया। इसी दौरान 5 जून 1947 को अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर ने कांग्रेस को एक संदेश भेजा। संदेश का उद्देश्य था कि मध्य पूर्व में शक्ति शून्यता को कैसे ख़त्म किया जाए। अतः अमेरिका ने एक संदेश दिया कि कहीं पर भी साम्यवादी विदेश नीति जो आगे बढ़ रही थी उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक संदेश दिया कि अमेरिकन के साथ जिन देशों ने संधि कर रखी, समझौते कर रखे हैं, वहाँ अगर साम्यवाद का प्रसार हुआ तो ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और ये प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका में हस्तक्षेप ही माना जाएगा। इसके लिए अमेरिका उसकी रक्षा हेतु कुछ भी कर सकता है। अतः आइजनहावर सिद्धांत के तहत संपूर्ण विश्व में साम्यवाद को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका हितों की दुहाई देते हुए ये कहा गया कि कहीं पर भी अमेरिकन मित्र राष्ट्रों के साथ अगर साम्यवाद थोपने का प्रयास किया गया तो वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। इसका कई एशियाई यूरोपीय राष्ट्रों ने विरोध किया, परंतु इसकी परिणति 1998 में दिखाई दी जब लेबनान एवं जॉर्डन ने अमेरिका से सहायता मांगने का प्रयास भी किया। उसके बाद आता है दूसरे राष्ट्रपति, इनकी उपरांत राष्ट्रपति केनेडी, जो 1960 से 1963 तक इन्होंने शासन किया। और इनकी मान्यता थी कि तृतीय गुट की स्थापना हो चुकी थी। तृतीय गुट अर्थात गुटनिरपेक्ष संगठन किसी प्रकार से इस दौर में, शीत युद्ध के दौर में, अपने आप को सोवियत संघ एवं अमेरिका से अलग नीति पे नहीं रख सकते। अतः परंतु इनका भ्रम टूटा और आखिरकार केनेडी को निर्गुट संगठनों को मान्यता देनी पड़ी और उन्हें ये विश्वास हुआ कि दोनों गुटों से अलग रहकर भी एक गुट बनाया जा सकता है और ये गुट शांति के रूप में कार्य कर सकता है। अतः इस निर्गुट संगठन के साथ अमेरिका ने एक शांति सेना कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। उसके उपरांत आता है क्यूबा संकट। 1959 में अमेरिका के नज़दीक में क्यूबा में पूर्ववर्ती सरकार, जो अमेरिकन सहयोगी सरकार थी, उसके तख्ता पलट होने के उपरांत वहाँ पे फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और सोवियत संघ के द्वारा इसको प्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी दिया गया और साथ ही साथ इस सरकार को परमाणु हथियारों से संपन्न भी कर दिया गया। अतः ये केवल अमेरिका से 90 मील की दूरी पर होने के उपरांत अमेरिका के लिए खतरा भी उत्पन्न होने लगा। इसको भांपते हुए आगे भविष्य में
वेस्ट इंडीज द्वीप समूह या लैटिन अमेरिकी राष्ट्र या वो राष्ट्र जो विकासशील राष्ट्र हैं अमेरिका महाद्वीप में, वो साम्यवाद की ओर अग्रसर नहीं हो सकें। इसको रोकने के लिए राष्ट्रपति कैनेडी ने प्रगति के लिए मैत्री एक कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत इन विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दे करके या तकनीकी सहायता दे करके इनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने $20,000 मिलियन की सहायता का प्रावधान किया। अंततः निःशस्त्रीकरण की नीति, अर्थात कैनेडी ने महसूस किया कि सोवियत संघ एवं संयुक्त अमेरिका के मध्य जो शीत युद्ध का दौर चल रहा है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। इसी नीति के तहत उन्होंने सोवियत संघ के साथ वार्ता करने का प्रयत्न किया। अतः 15 अप्रैल 1963 को सोवियत संघ एवं अमेरिका के बीच सीधा टेलीफोन एवं रेडियो संपर्क स्थापित किया गया और इसी का परिणाम रहा कि 25 जुलाई 1963 को संयुक्त अमेरिका, ब्रिटेन एवं सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिबंध संधि पर भी हस्ताक्षर हुए। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, जिसमें ट्रूमैन 1945 से 1952 तक, आइजनहावर 1953 से 1960 तक, राष्ट्रपति कैनेडी 1960 से 1963 तक की शासनकाल में साम्यवाद के अवरोध की नीति अपनाई। वे शांति में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु इस दौरान शीत युद्ध संपूर्ण विश्व के ऊपर प्रभाव स्थापित हो चुका था। अतः शीत युद्ध के इस दौर में विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। इस खतरे के परिणाम स्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उल्लंघन या उसका महत्व घटता जा रहा था। अतः तीनों राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को हम देखें तो उतार से, कभी चढ़ाव से परिपूर्ण रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रूमैन ने प्रथम प्रयास किया कि मित्र राष्ट्रों के बीच वार्ता संबंध युद्धकालीन जैसे बने रहें, परंतु संभव नहीं हुआ। आइजनहावर ने उस सिद्धांत को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि अमेरिका के वर्चस्व को साबित करने के लिए संपूर्ण विश्व में साम्यवाद प्रसार को केवल अमेरिका के लिए खतरे के रूप में घोषित कर दिया, जिससे शीत युद्ध में और उबाल आया। परंतु अंततः राष्ट्रपति कैनेडी ने सहयोगात्मक नीति अपनाने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व शांति के लिए यह दौर उतार भरा चढ़ाव के दौर से या उतार के दौर से गुजरा। धन्यवाद।